हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटी PYQ की सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने लगभग 25 वीडियो किए हैं और हर वीडियो में हमने आपको पिछले 10 वर्ष के आए हुए क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। उससे एसोसिएटेड फैक्ट्स जो हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी आपको समझ आई होंगी और यह आपकी तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के उल्लंघन में बाधा या पूर्वाग्रह ना हो। देखिए, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार पूरे देश में किया गया है और राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वे राज्य तक केंद्रित होती हैं। ठीक है, तो संविधान का आर्टिकल 257 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह न क्रिएट करें। ठीक है, तो इसका बेहतर उत्तर आपका अनुच्छेद 257(1) होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन, इसके साथ साथ संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय के सभी चुनावों की मतदाता सूची का पूर्व निर्धारण, राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को मान्यता देना, चुनावी विवाद के मामले में अंतिम फैसले की घोषणा। उपर्युक्त में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का है भारत के? देखिए, भारत का जो चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है संसद के सारे जो निर्वाचन की पद्धतियां हैं उनकी, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन की पद्धतियां हैं उनकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनावों के संबंध में कार्य करता है और इसके साथ साथ वो राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनके चुनाव चिन्ह का निर्धारण करना और राजनीतिक विवादों को हल करना, राजनीतिक पार्टी के विवादों को, जो पार्टी की ओनरशिप को लेकर के या दल बदल को लेकर है, तो उनके विवादों को हल करने का काम चुनाव आयोग का होता है। यद्यपि जब भी पार्टी में विघटन या ऐसी स्थितियों पर चुनाव आयोग निर्णय देता है तो वह अंतिम निर्णय नहीं होता, उस निर्णय के विरुद्ध आप न्यायपालिका में जाकर अपील कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट सही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव की मतदाता सूची का निर्धारण करेगा, राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को मान्यता देगा, परंतु इसके फैसले जो हैं वे अंतिम नहीं होते, इनकी अपील की जा सकती है न्यायपालिका में, तो इसके फैसले अंतिम नहीं है। तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट तो आपका गलत है। फर्स्ट 1, 2, 3 सही है, तो आप इसमें ए लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की योजना, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं सम्मिलित हैं, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान सम्मिलित हैं, यह राज्यों की परिषद में सीटें आवंटित करता है। ठीक है, तो देखिए, जो संविधान की चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा में किस प्रदेश से कितनी सीटें आएंगी इसका निर्धारण करता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका डी सही है और सभी जो अनुसूचियां हैं वो सभी अनुसूचियों के विषय वस्तु को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, भारत के लोक लेखाओं के संवितरण संसद के मत के अधीन है। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक समेकित निधि, एक सार्वजनिक निधि और एक आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान है। रेल बजट के अंतर्गत विनियोजन और संवितरण व अन्य विनियोजनों एवं संवितरणों के समान संसदीय नियंत्रण के अधीन है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये प्रश्न जो है लोक लेखाओं, लोक वित्त के संदर्भ में है। तो जितना भी भारत की लोक लेखाओं का संवितरण है वह संसद के मत के अधीन है। ठीक है,
पब्लिक अकाउंट्स का संवितरण जो है वो संसद के मत के अधीन है। तो पब्लिक अकाउंट्स के लिए जो संसद है वो जिम्मेदार नहीं होती है। पब्लिक अकाउंट से जो पैसा आता है वो पैसा सरकार मैनेज करती है और सरकार उसको रिफंड भी करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए समेकित निधि, सार्वजनिक निधि और आकस्मिक निधि का प्रावधान करता है। ये सही है। ठीक है। और तीसरा, रेल बजट के अंतर्गत विनियोजन और संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों के समान संसदीय नियंत्रण के अधीन है। रेल बजट भी संसद से ही अप्रूव होता है और संसद के द्वारा ही पारित होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, आप इसमें बी लगा सकते हैं। पहला पॉइंट जो कि पब्लिक अकाउंट्स को लेकर है, पब्लिक अकाउंट्स के लिए जो संसदीय मत है वो नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट्स से खर्चे सरकार इन्वेस्टमेंट पर्पस से बेसिकली करती है, निवेश के उद्देश्य से करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधारने के लिए सन 1986 में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में दिया गया है। इन दोनों वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए और कूट के प्रयोग से उत्तर दीजिए। ठीक है। तो देखिए, जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है वो 1986 में शुरू किया गया था। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के शुरुआती प्रयासों में आता है। ठीक है। सबसे शुरुआत में इसी चीज़ को प्रयास किया गया था और इससे ग्रामीण जनता का जो जीवन स्तर है वो बेहतर किया जाएगा, यह उद्देश्य था। लेकिन यह समवर्ती सूची में नहीं आता है। ग्रामीण स्वच्छता वास्तव में राज्य सूची का विषय है। ठीक है। तो आपका कारण गलत है लेकिन ए सही है, तो आप इसमें सी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। देखिए, जो संविधान की 9वीं अनुसूची है उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि संविधान लागू होने के बाद सबसे पहला जो संविधान संशोधन होता है 1951 में, उसी के द्वारा ही जोड़ दी गई थी। 1950 में आपका संविधान लागू होता है और 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। और 9वीं अनुसूची मुख्यतः किस उद्देश्य से थी? ये उस उद्देश्य थी कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उन पर न्यायपालिका पुनर्विचार नहीं करेगी, यानी न्यायिक निरीक्षण के अधीन वे नहीं होंगे। हालांकि अभी की स्थिति, वर्तमान स्थिति यह है कि केशवानंद भारतीवाद के केस के निर्णय के बाद जो भी कानून लागू हुए हैं और वे अगर 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाते हैं तो न्यायिक पुनरीक्षण के दायरे में आते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 वाला, इसी से 9वीं अनुसूची आपके संविधान में जोड़ी गई। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत स्वीकृत है। लोकसभा व राज्यसभा की पहली संयुक्त बैठक 1961 में आयोजित की गई। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को पारित करने के लिए आयोजित की गई थी। ये 3 स्टेटमेंट हैं संसद की ज्वाइंट सिटिंग के लिए। ठीक है। तो जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके बारे में एक वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि ये डेडलॉक की कंडीशन में बुलाई जाएगी। जब डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, गतिरोध हो जाएगा दोनों सदनों में, तभी ये बुलाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है। तो 108 में स्वीकृत है, ये बात बिल्कुल सही है। पहली संयुक्त बैठक 1961 में की गई थी। यह बेसिकली 6 मई 1961 में हुई थी। दोनों सदनों के बीच में विवाद था और ये दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए पहली बैठक बुलाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट जो कहता है कि दूसरी संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई गई थी 9 मई 1961 को, और इस संयुक्त बैठक में बैंकिंग संशोधन अधिनियम, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक अधिनियम को पारित कराया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, आप इसमें डी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश को बिना किसी बदलाव के वापस भेजने पर अपनी स्वीकृति दी थी। चुनाव सुधारों पर अध्यादेश को बिना किसी बदलाव के वापस भेजने पर
अपनी स्वीकृति दी थी। ठीक है, देखिए ये घटना जो है, ये घटना वर्ष 2002 की है, जब राष्ट्रपति ने जो चुनाव सुधारों पर अध्यादेश था उसे रिटर्न किया और वापसी में उनको वैसा ही वो वापस आया था। इस घटना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक घटना थी और ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है और ये जो अध्यादेश होता है इसकी अधिकतम अवधि, ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो टाइम हो सकता है वो 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है। ठीक है, टेक्निकली आप कह सकते हैं कि सदन की अगली बैठक होने के 6 सप्ताह के भीतर इसको संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होता है। महत्वपूर्ण यह है कि अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 123 इसके लिए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। देखिए जो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है ना, 352 वाला, उसके 2 ग्राउंड हैं, एक बाह्य आक्रमण और दूसरी आंतरिक अशांति। लेकिन ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो केवल संसद का अधिकार है, राज्यों का अधिकार नहीं है। तो संविधान ने यह प्रावधान किया कि राज्यों को यदि बाह्य आक्रमण से रोकना है, सुरक्षित रखना है या आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखना है तो यह जिम्मेदारी संसद की होगी, यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। ठीक है, तो यह संघ का उत्तरदायित्व है और यह प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 355 में। ठीक है, देखिए ये वाले आर्टिकल हो ही नहीं सकते हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। 352, 355, 360, है ना, तो इस तरीके से 356, तो आप यही इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस है, तो आप इसमें एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करके इसको देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय लेन देन पर स्टाम्प शुल्क है, राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा विनियोजित होता है। देखिए स्टाम्प शुल्क ड्यूटी जो है वो एक तरीके का टैक्स है। ठीक है, जो कि जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या डॉक्यूमेंट्स लेते देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पर लगाया जाता है। ठीक है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है और विनियोजित किया जाता है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है यह कहना गलत हो जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा विनियोजित होता है यह कहना भी गलत हो जाएगा। यह लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा एकत्र किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा विनियोजित होगा। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, आप इसमें डी लगा दें, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक विधेयक को भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। साधारण विधेयक के संदर्भ में आप जानते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक, इस पर ज्वाइंट सिटिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों विधेयक जो हैं ये सामान्य बहुमत से पेश किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, न कि विशेष बहुमत से। संविधान संशोधन विधेयक, यह विधेयक सदैव विशेष बहुमत से पारित होता है और इस पर ज्वाइंट सिटिंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, यानी कि संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो आप इसमें डी लगा सकते हैं, डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी ये आपके गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है? देखिए ऑफिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये आपको हमेशा मिल जाएगा, इंडिया ईयर बुक में भी लास्ट में मिल जाएगा और पॉलिटी की बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें सबसे ऊपर कौन आएगा निम्नलिखित में से? उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो अपने राज्य में राज्यपाल है वह प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है जब वो अपने राज्य के अंदर होता है। ठीक है, तो
जो प्रोटोकॉल है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसके अंतर्गत सी सही आंसर होगा और आप अपने राज्य में राज्यपाल को टिक कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको देखनी चाहिए और कम से कम शुरुआत के 10 जो वरीयता क्रम है वो आपको याद भी रखने चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है, जो कि भारत सरकार की सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है। ठीक है, 1767 में जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था भारत में, तब इसे स्थापित किया गया था और यह लगातार बहुत ही रिमार्केबल काम कर रहा है। ठीक है, यह राष्ट्र की प्रमुख मानचित्रण एजेंसी है और यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत काम करता है। तो इस पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आप लगाएंगे, डी लगाएंगे। ठीक है, यही भारतीय सर्वेक्षण के लिए बेहतर जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। रेलवे अंचलों के लिए यानी कि जो रेलवे के जोन होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो रेलवे जोन्स के लिए जो संसद सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी होती है उसका गठन राष्ट्रपति करेंगे, रेल मंत्रालय करेगा, संसदीय कार्य मंत्रालय करेगा या परिवहन मंत्रालय करेगा। ठीक है, तो जो रेलवे अंचल होते हैं, जो रेलवे जोन्स होते हैं, उनके लिए संसद सदस्यों की समिति का अगर गठन करना है तो जो संसद सदस्यों की सलाहकारी समितियां होती हैं वो सामान्यतः संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा गठित की जाती हैं। ठीक है, इस समिति का जो उद्देश्य होता है, जिस सलाहकारी समिति का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यान्वयन की विधियों, सरकार और संसद के मध्य अनौपचारिक चर्चा करा जाए। ये सब चीज़ों के लिए एक सलाहकारी समिति सांसदों की बनाई जाती है रेलवे जोन्स को लेकर। ठीक है, और यह बनाने का काम करता है संसदीय कार्य मंत्रालय। तो आप इसमें सी लगा दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी? ठीक है, देखिए शुरुआत में स्थिति यह थी कि यह स्पष्ट नहीं था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय यह स्पष्ट नहीं था कि वे वापस भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, या उन्हें साइन करना ही होगा। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा यह स्थापित किया गया कि जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद द्वारा भेजा जाएगा उस पर राष्ट्रपति को साइन करने होंगे, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। इसको करेक्ट करते हुए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जिसने यह स्थापित किया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं मंत्रिपरिषद को दोबारा। लेकिन जब मंत्रिपरिषद उसी बिल को चेंज करके या बिना चेंज किए वापस भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, सहमति देनी होगी। तो यह जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1979 से लागू हुआ। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो संविधान की चौथी अनुसूची जो है संविधान के अनुच्छेद 4 और 80 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। ठीक है, तो ये आप चौथी अनुसूची वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से पहले देख चुके हैं। तो राज्य परिषद में यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन से ये संबंधित है, ना कि शक्तियों के बंटवारे को। ये तो 7वीं शेड्यूल का है, आप जानते हैं, है ना। भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, जनजातीय क्षेत्र 4वीं और 5वीं अनुसूची आपने पढ़ा है बार बार। तो बार बार वही चीज़ें क्वेश्चंस देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार घूम के वही आ रहे हैं और उन्हीं अनुसूचियों पर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, 69वां यानी कि 69, 75वां, 80वां और 83वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इन संविधान संशोधन अधिनियमों को मैच करवाना है आपको। राज्य स्तरीय किराया अभिकरणों की स्थापना, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों और में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, गांवों या अन्य अधीनस्थ स्तरों पर पंचायतों का गठन, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है
जो 69th अमेंडमेंट है, ठीक है, जो 69th अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत क्या किया गया था, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो आप इसमें ये लगा सकते हैं। ठीक है, जो 75वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो बेसिकली जो है राज्य स्तरीय किराया अभिकरणों की स्थापना को लेकर है। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 10वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए है। और 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के गांवों पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा, ये दिया गया है। ठीक है, तो ए का 5, बी का 1, ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ए इसका करेक्ट जवाब होगा। आप इसमें ए लगा सकते हैं। ठीक है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे जो संविधान संशोधन हुए हैं उनको आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल परिषद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है? जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसके अंतर्गत सही क्रम क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वरीयता अनुक्रम मैंने जैसे अभी आपको पिछले प्रश्न में भी बताया कि आप कृपया इसको अच्छे से कम 10 नंबर तक देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत से देखना शुरू करेंगे तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट, फिर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री के बाद मुख्य न्यायाधीश आएंगे, मुख्य न्यायाधीश के बाद कैबिनेट मंत्री आएंगे, कैबिनेट मंत्री के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे, फिर कैबिनेट सचिव आएंगे। तो इस तरीके से अगर हम शुरुआत के साथ देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है इस प्रश्न के उत्तर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर सबसे बेहतर क्या होगा? सबसे ऊपर आएंगे, इस क्रम में देखेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नंबर 1 पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल था तो आप ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और मंत्रिमंडल सचिव चौथे नंबर पर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 इस तरीके का क्रम होना चाहिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, ये क्रम है वरीयता का, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश के ऊपर राष्ट्रपति सबसे ऊपर आएंगे और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति के बाद आपके प्रधानमंत्री आएंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बाद आपके प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री के बाद सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद मंत्रिमंडल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य कैबिनेट सचिव आएंगे, मंत्रिमंडल सचिव आएंगे। तो यही वरीयता अनुक्रम है, आपको 10 नंबर तक याद रखना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत को लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, ठीक है, उनको लागू करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 में दिया गया है। ठीक है, 253 में ये दिया गया है और इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं और उनको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाना है जो कि राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं, तो भी बिना किसी भी राज्य की सहमति के संसद इसे लागू कर सकती है। तो यहाँ पर राज्यों की सहमति लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते पूरे देश की तौर पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है, ये आप जानते हैं। और संविधान में संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। संविधान संशोधन के संबंध में मैंने आपको जो बात स्पष्ट तौर पर बताई है वो ये है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में
जो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। तो यह प्रोसेस कहीं भी इनिशिएट किया जा सकता है और दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से इसे पास कराना पड़ेगा और राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है, में केवल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा शुरू किया जा सकता है। आप डी लगाइए। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस अनुसूची में से एक में दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में प्रावधान है। कई बार इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में और आपको पता है कि 10वीं अनुसूची जो कि जोड़ी गई, शायद मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा थी, जो जोड़ी गई राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1985 में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। तो आप इसमें 10th शेड्यूल आराम से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है, जिसमें भारत में क्या है, एक वास्तविक और नाम मात्र का कार्यकारी दोनों, सामूहिक जिम्मेदारी की एक कार्यप्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। देखिए, जो वास्तविक और नाम मात्र की कार्यकारी का सिस्टम है ब्रिटेन का, ठीक है, जो डी फैक्टो और डी ज्योर अथॉरिटी की टर्म है, ठीक है, ये दोनों में ही पाई जाती है। ठीक है, ये ब्रिटेन में भी है और इंडिया में भी है। भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में का राजा, ठीक है, ये दोनों डी ज्योर अथॉरिटी हैं और दोनों जगह के प्रधानमंत्री डी फैक्टो अथॉरिटी हैं। ये दोनों सिस्टम में आपको क्लियर दिखाई देगा। जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है सदन के प्रति, यह दोनों ही प्रणालियों में पाया जाता है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। दोनों जगह पर दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आप देखते हैं ब्रिटेन में है, भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है ये अमेरिकन प्रणाली में है, ये ब्रिटिश प्रणाली में नहीं है। ब्रिटिश प्रणाली में जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम बॉडी है। तो इस तरह से ये जो डी है वो सही जवाब होगा। न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन में नहीं, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली जो है वो ब्रिटेन की व्यवस्था का अंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने सारे के सारे जो PYQs हैं, आज तक आए हुए पॉलिटी के जितने भी प्रश्न हैं यूपीएससी के द्वारा पूछे गए, उन सब पर चर्चा कर ली। सबके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए, सबकी एनालिसिस कर ली गई। आई होप कि आपको ये चीज़ें बेहतर लगी होंगी। आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से अपनी तैयारी में शामिल कीजिए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली यूपीएससी की परीक्षा के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।